सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम सॉल्व कर रहे थे संस्कृत टीजीटी के प्रश्न पत्र को, जिसके पहले भाग में हम 50 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। द्वितीय भाग में हम अगले 50 प्रश्नों को इस भाग में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल है। तो ध्वनि के विषय में सर्वप्रथम चर्चा हमारे वैयाकरणों ने की है। इसके अतिरिक्त हमारे जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, जैसे कि आनंदवर्धन हैं, उन्होंने ध्वन्यालोक में ध्वनि के सिद्धांत पर चर्चा की है। परंतु इसका आधार क्या रहा है या मूल क्या रहा है, तो वैयाकरणों का स्फोटवाद जो है ध्वनि सिद्धांत का मूल है। स्फोटवाद क्या है, तो दर्पण सदृशः एकैव, तो दर्पण के समान जो हो। जिस तरह से यदि हमें दर्पण में अपने प्रतिबिंब को चाहिए तो हमें दर्पण के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा, उसी प्रकार यदि शब्द को प्रकाशित करना है तो शब्द को उच्चरित होना आवश्यक है। इसी सिद्धांत का नाम स्फोटवाद है, जिसको महाभाष्यकार ने शब्द की परिभाषा में उल्लिखित किया है। येनोच्चारितेन शासनालांगूलककुदखुर्विषाणीनां संप्रत्यो भवति स शब्दः। तो येनोच्चारितेन, जिसके द्वारा उच्चारित हो। तो यहाँ पर जो यह तृतीयांत प्रयोग है, उससे ही यहाँ पर स्फोट का ग्रहण होता है। परंतु शब्दशः चर्चा यहाँ पर किसने की है, तो भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में स्फोटवाद के सिद्धांत पर खुलकर चर्चा की है। तो स्फुट से स्फोट शब्द की उत्पत्ति होती है, स्फुटन क्रिया, तो वही स्फोट है। तो जिसके बारे में मैंने बताया, दर्पण सदृशः एकैव स्फोटः। अगला है, वेत्रवती नदी किस नगरी में अवस्थित है। तो इसका वर्णन मिलता है मेघदूत के पूर्व मेघ में, जिसमें वेत्रवती नदी को विदिशा में अवस्थित माना है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश में उल्लिखित अनलंकृति किसका विशेषण है। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, जिसमें 10 उल्लासों में से पहला जो उल्लास है उसमें काव्य के हेतु, प्रयोजन, मंगलाचरण, उसके बाद काव्य की परिभाषा वहाँ पर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तो यहाँ पर शब्दार्थौ इसके विशेषण बनते हैं तददोषौ, अदोष होना, शब्दार्थौ सगुणौ, दोनों ही द्विवचनांत है, और अनलंकृति यह भी शब्दार्थ का ही विशेषण है। सी सही उत्तर इसका होगा। मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है। तो पहले ही उल्लास में मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के जो काव्य हैं उन पर चर्चा की है। पहला है ध्वनि काव्य, या जिसे हम उत्तम काव्य की संज्ञा भी देते हैं। दूसरा आता है गुणीभूत व्यंग्य, जिसे हम मध्यम काव्य की संज्ञा देते हैं। और तीसरा आता है अवर, जिसे हम चित्र काव्य कहते हैं। चित्र काव्य, जिसे अवर काव्य या अधम काव्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो मम्मट ने इसे अवर काव्य वहाँ पर माना है। तो 3 प्रकार के काव्य हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है। तो रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास का एक महाकाव्य है, जिसमें सर्गों की संख्या 19 है, और जिसमें रघु के 31 राजाओं का वर्णन मुख्यतः किया गया है। जिसके पहले ही सर्ग में मंगलाचरण मिलता है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वही वहाँ पर शिव और पार्वती, तो वाग और अर्थ की तरह इन्होंने माना है। 20 सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या है। तो भास सबसे प्राचीन रूपकार माने जाते हैं, नाटककार माने जाते हैं, जिन्होंने 13 नाटकों को लिखा था। प्राचीन काल में इनके विषय में चर्चाएं मिलती है। कालिदास ने विक्रम और वशियम में इनकी चर्चा की है। जो बाण भट्ट हैं उन्होंने भी भास की चर्चा की है। राजशेखर ने भास की चर्चा की है, दंडी ने भास की चर्चा की है। परंतु आधुनिक काल आते आते इनकी रचनाएं लुप्त हो गई थी। परंतु
एक दक्षिण के आचार्य हुए जिनका नाम था टी गणपति शास्त्री। जिन्होंने भास की रचनाओं को, उनकी पांडुलिपियों को एकत्रित किया और इनके 13 रूपकों को उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको 4 भागों में, मूलक होने के कारण इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। रामायण मूलक, जो रामायण से संबंधित नाटक हैं। दूसरा है महाभारत मूलक। तीसरा आता है उदयन मूलक, जिसमें नायक उदयन है, जैसे कि स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम। और लोक कथा मूलक या इतिहास प्रसिद्ध हम कहेंगे, लोक कथा पर आधारित। तो यह 4 भागों में डिवाइड है इनकी 13 कृतियाँ। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा है। तो विश्व भाषाओं को 2 भागों में हमारे भाषा वैज्ञानिक वर्गीकृत करते हैं। पहला है योगात्मक और दूसरा है आकृति मूलक और परिवार मूलक। अब आकृति मूलक जो वर्गीकरण है वह प्राचीनतम है, जिसकी मान्यता अधिक नहीं है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। 2 भागों में डिवाइड है, योगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक की बात करें तो इसका मूल है चीनी भाषा। इसमें अन्य कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो सुडानी, वर्मी और अमानी, इस तरह से जो है अनामी इत्यादि किस्में भाषाएं आती है, जो है अयोगात्मक। और दूसरा है योगात्मक। योगात्मक को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट। श्लिष्ट की बात करें तो यह 2 भागों में डिवाइड है। पहला है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भी 2 भागों में विभाजित है, और जो इसके 2 भाग हैं उसके भी 2 भाग हैं, जैसे कि समयोगात्मक अंतर्मुखी के 2 भाग होंगे, संयोगात्मक और वियोगात्मक। वैसे ही जो बहिर्मुखी है उसके भी 2 भाग होंगे, समयोगात्मक और वियोगात्मक। समयोगात्मक और वियोगात्मक इस तरह से। समयोगात्मक में जो अरबी भाषा है वह आती है अंतर्मुखी में, और इसकी वियोगात्मक है हिब्रू। उसी तरह बहिर्मुखी की बात करें तो उसमें संयोगात्मक में संस्कृत और वियोगात्मक में हिंदी। तो यह था श्लिष्ट योगात्मक का पूरा प्रकरण, जो 2 भागों में है, और दोनों भाग 2 भागों में है, जिनकी 2 भाषा करके देखने को मिलती है। तो यह क्या था, श्लिष्ट योगात्मक वर्गीकरण था। तो संस्कृत किस में आती है, तो संस्कृत आती है श्लिष्ट योगात्मक के बहिर्मुखी भाग के समयोगात्मक में। तो 20 सही उत्तर इसका होगा। प्रश्लिष्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्लिष्ट की बात करें तो यह भी 2 भागों में डिवाइड है, पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक और आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक। पूर्ण श्लिष्ट की बात करें तो इसमें चेरोफी भाषा आती है, और आंशिक की बात करें तो इसमें बास्क भाषा आती है। वैसे अश्लिष्ट की बात करें तो यह भी 4 भागों में डिवाइड है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। पूर्व योगात्मक में काफिर भाषा आती है, मध्य योगात्मक में संथाली, अंत योगात्मक में तुर्की और पूर्वांत में मफोर भाषा आती है। तो इस तरह से यह पूरा वर्गीकरण क्या है, आकृति मूलक वर्गीकरण विश्व भाषाओं का। विश्व में लगभग 3000 के करीब भाषाएं हैं, जिनका अध्ययन किसमें होता है, भाषा विज्ञान में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और नवीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन कालीन की बात करें तो उसमें वैदिक संस्कृत संकलित होती है, ऋग्वेद आदि स्थानों पे जो मिलती है। और मध्यकालीन की बात करें तो इसमें पाली और प्राकृत इन दोनों का स्थान आता है, जिसे अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो अपभ्रंश का संकलन किसमें होता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा इसका सही उत्तर होगा। और नवीन भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली इत्यादि इसमें संकलित होती है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पाली में संस्कृत की यह ध्वनि नहीं है। तो मध्यकालीन
भारतीय आर्य भाषाओं में पाली एक मुख्य भाषा है, जिसमें कुछ ध्वनियाँ ऐसी है जो वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत से भिन्न है। उदाहरण के तौर पे स्वरों की बात करें तो 5 स्वर ऐसे हैं जो पाली में प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से हैं? री, 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 इसके अतिरिक्त ऐ और औ, यह इसमें प्राप्त नहीं होते। 5 व्यंजन ऐसे हैं जो पाली में प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से हैं? तो श, श, विसर्जनीय विसर्गें और जिह्वामूलीय विसर्गें और उपदमानीय विसर्गें। यह 5 व्यंजन ध्वनियाँ इसमें प्राप्त नहीं होती। और कुछ ऐसी है जो इसमें न्यू मिलती है, यानी कि वह वैदिक और लौकिक संस्कृत में देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि ह्रस्व एकार का होना और ह्रस्व ओकार का होना। यह केवल और केवल हमें जो पाली है उसमें ही देखने को मिलता है। तो ऐ सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है अर्थ संकोच का उदाहरण है। तो किसी का अर्थ विस्तृत होना परंतु उसको हम कुछ जो क्षेत्र है उस पर ही रूढ़ कर दें तो वह अर्थ संकोच कहलाता है। इनमें से सरसिज, सरसिज का जो मूल अर्थ होता है वह है सरोवर से उत्पन्न होने वाला। तो सरोवर से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, परंतु जो कमल एक पुष्प है उसके लिए हम इसको रूढ़ कर देते हैं, अर्थ संकोच कर देते हैं कमल तक। तो यह क्या है? अर्थ संकोच का उदाहरण है। अगला है धर्म का धम्म होना, किसका उदाहरण है? तो यह जो है यह समीकरण का उदाहरण मिलता है। तो सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है किस नियम से ग द ब हो जाते हैं? क त प, क त प जो है वह ग द ब को क त प हो जाएगा। तो 4 ध्वनि नियम मिलते हैं, वर्नर नियम, ग्रीम नियम, ग्रासमान और तालव्य नियम, जिनमें से ग्रीम नियम को हम ट्रायंगल की शेप में अध्ययन करते हैं, जो कहता है क त प, क त प। इनको क्या हो जाता है? ह थ फ, यह हो जाता है। और घ ध भ, इनको क्या हो जाता है? इनको हो जाता है ग द ब, और ग द ब को क्या हो जाता है? क त प। तो इस तरह से इसको हम ट्रायंगल की स्थिति में समझते हैं। तो जो कहता है कि जो जर्मनिक इत्यादि भाषाएं हैं उसमें संस्कृत की जो भाषाएं हैं उनका बदलता क्रम क्या है? क त प, इसको हो जाता है ह थ फ, और घ ध भ इनको हो जाता है ग द ब, और ग द ब को हो जाता है क त प। यह कौन सा नियम है? ग्रीम नियम, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है व्यंग्य प्रयोग निम्न में से किसका कारण है? तो व्यंग्य प्रयोग है अर्थ परिवर्तन का कारण, सी सही उत्तर इसका होगा। प्रयत्न लाघव कारण है इसका। तो प्रयत्न लाघव हो जाना यह मूलतः ध्वनि परिवर्तन का ही कारण है, डी सही उत्तर इसका होगा, यानी कि प्रयत्नों में न्यूनता आ जाना। तो डी सही उत्तर होगा। अगला है तुमर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होते हैं। तो भवितुम, खादितुम, लिखितुम, कर्तुम, यह सभी लौकिक संस्कृत में अधिक मिलते हैं, डी सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है लेट लकार प्रयुक्त होता है। तो दश लकार भवाद्यदादि झोत्यादि वादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुदादिश लट लट लिट लुट इत्यादि जो यह लकार हैं यह मूलतः लौकिक संस्कृत में ही में अधिकतर दिखते हैं, परंतु एक ऐसा विशेष है जो केवल और केवल वैदिक संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है, वह है लेट लकार। तो 11 लकारों में से जो लेट लकार है वह वैदिक संस्कृत में, और 10 भी उसमें दिखते हैं, परंतु मूलतः इसका यानी कि लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में ही होता है। कितने लकार हैं? तो 11 लकार हैं, जिनमें से लौकिक संस्कृत के कितने हैं? तो 10 हैं। इसके अतिरिक्त गण की मैं इससे पहले बात कर रहा था, भवाद्यदादि झोत्यादि इत्यादि, लौकिक संस्कृत में 10 गण प्राप्त होते हैं। अगला है काव्य प्रकाश में तात्पर्यार्थोपिकेषुचित में किसके मत का संकेत किया है? 3 प्रकार के शब्द मैंने इससे पहले बात किया था, वाचक, लाक्षणिक और व्यंग्य, 3 प्रकार के उसके अर्थ मम्मट ने कहे हैं। कौन कौन से? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। परंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और सूत्र दिया है, तात्पर्यार्थोपिकेषुचित। तो तात्पर्य वृत्ति जो मीमांसकों का एक
अर्थ प्रधान सिद्धांत है उसका उल्लेख किया है मीमांसकों का। अगला है मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य होता है। तो ध्वनि काव्य उत्तम काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्य है, और चित्र काव्य क्या है, अधम या अवर काव्य। 3 प्रकार के काव्य हैं। ग्राम तरुणम तरुण्याः नववंजुल मंजरी सनातकरम उदाहरण है। तो यह गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण दिया है किसने, मम्मट ने काव्य प्रकाश में। अगला है मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन है। तो उन्होंने प्रयोजन कौन कौन से माने हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युजे, यह माने हैं। जिनमें से कांता संमिततयोपदेश युजे को उन्होंने प्रधान प्रयोजन माना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास भेद नहीं है। तो इनमें से वृत्त्यानुप्रास छेक वृत्तिगतो द्विधा, यह 2 भेद हैं। इसके अतिरिक्त अंत्यानुप्रास भी मिलता है परंतु मध्यानुप्रास नहीं मिलता है। तो सी सही उत्तर इसका होगा। किस अलंकार में उपमान पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर देता है। तो वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण कर दिया जाता है। जैसे कि उन्होंने काव्य प्रकाश में लिखा भी है, निगीर्याध्यवसानम तु प्रकृतस्य परेणयत। तो अतिशयोक्ति का वहाँ पर लक्षण इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है। डी सही तो इसका होगा। भेदे सति साधर्म्यम होता है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो साधर्म्यम उपमा भेदे, तो यह उपमा का उन्होंने लक्षण दिया है। कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, इसमें है। तो सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ही, तो उसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा जिसमें कारण होने पर भी कार्य का ना होना। कार्य कारण क्या है, इस पर मैं बहुत सारे दार्शनिक वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। अगला है भूत एवं भावी घटनाओं का सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग है। तो वह विषकंभक मिलता है, तो इसमें बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है। श्रृंगारे चैव हास्ये च वृत्ति स्या कैशिकी सा, तो कैशिकी उसमें वृत्ति होती है। वृत्तियों के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो रस संप्रदाय की वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें रस, उनके स्थायी भाव, उनके वर्ण, देवता, उनमें प्रयुक्त जो वृत्ति है उस पर मैंने खुलकर चर्चा की है। ध्वन्यालोक में काव्यस्यात्मा स एवार्थः से अभिप्राय है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय का उद्घोषक काव्य है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें काव्यस्यात्मा स एवार्थः से प्रतीयमान अर्थ की ओर संकेत किया गया है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो विरोधी होने पर भी एक दूसरे का अनुपूरक है। तो इनमें से विभावना और विशेषोक्ति, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी भी अलंकार है परंतु एक दूसरे के पूरक भी हैं। कैसे, जैसे कि विभावना में बिना हेतु के भी कार्य की उत्पत्ति हम देख सकते हैं, और जबकि बात करें विशेषोक्ति की, तो विशेषोक्ति में हेतु होने पर भी कार्य का अभाव देखा जाता है। इस प्रकार विभावना जो विशेषोक्ति है वह एक दूसरे के विरोधी भी हैं परंतु कारण कार्य भाव होने के कारण वह एक दूसरे के अनुपूरक भी माने जाते हैं। डी सही उत्तर इसका होगा। रस निष्पत्ति के संदर्भ में प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य हैं। तो पिछले भाग में भी मैंने चर्चा की थी, 4 रस निष्पत्ति के मुख्य जो व्याख्याकार रहे हैं उनमें से भट्टनायक का भुक्तिवाद या साधारणीकरण जिसे हम कहते हैं, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, शंकु का अनुमितिवाद है, अभिनव गुप्त का विव्यक्तिवाद है। अगला है काव्यशास्त्रियों में आचार्य मम्मट है, तो समन्वयवादी आचार्य हैं आचार्य मम्मट। अगला है अधोलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है। तो वृद्धिरादयिच सूत्र है जो कहता है आ, ऐ, औ इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है परंतु ओ की नहीं होती है। बी सही उत्तर इसका होगा। किसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती, तो ओकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र जो ओकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा संभव नहीं है ऐसा मानता है। अगला है संधि कहाँ आवश्यक नहीं है, तो संमितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्यम वाक्य समासीयेतु सा विवक्षा उपेक्षते, इस तरह से एक कारिका मिलती है। तो वाक्य में प्रायशः आवश्यक नहीं है, अन्यत्र संधि जो या संहिता है वह नित्य मानी जाती है। मनोरथः का संधि विच्छेद होगा, तो मनः रथः, मनस रथः का स को विसर्ग होके पुनः उसको ओकार करके जो है मनोरथः सिद्ध होता है। डी ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है शिवेहि का संधि विच्छेद है, तो ओमांगोष्ठ सूत्र है जो ओमी आंगी च आत परे पर रूपम एकादेश स्यात्, इस तरह से निर्देश करता है। तो शिव आ ई ही इसका
विच्छेद होता है, डी सही उत्तर इसका होगा। विद्वान लिखति में संधि होगी तो विद्वान लिखति पर रूप आदेश होगा, यहाँ पर पूर्व पर सवर्ण हो जाएगा हल संधि प्रकरण में, ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है संस्कर्ता द्वारा कौन सा संधि रूप बनेगा, तो संस्कर्ता इसमें मुख्यतः बनेगा, ए सही उत्तर इसका होगा। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में पुमः खय्यम अपरे से आसपास इसके 108 रूपों को सिद्ध किया है इस स्थिति में। अगला प्रश्न है कौन सा समास नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो द्विगु समास जो है वह नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है, तो समानाधिकरण को कर्मधार्य भी कहा जाता है, सी सही उत्तर इसका होगा। उदाहरण के रूप में घन इव श्यामः इत्यादि घनश्यामः बन जाता है। उसी प्रकार कृष्णः सर्पः, यह सभी उदाहरण समानाधिकरण तत्पुरुष के हैं। कृष्ण सर्पः बन जाता है। नीलोत्पलम या नीलकमलम, नीलम कमलम, उससे नीलकमलम बन जाता है। तो यह सभी उदाहरण किसके हैं, कर्मधार्य समास के मिलते हैं, जिसे समानाधिकरण समान होने के कारण घन जैसा श्याम, कृष्ण, सर्प समानता के आधार पर। अगला है कुपुत्रः में समास है, तो कुत्सितः पुत्रः कुपुत्रः, तो यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। अगला है बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो या प्रायेणा अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि, तो अन्य पदार्थ प्रधान उसमें होता है। अगला है निष्कौशाम्भी में समास है, तो निष्क्रांतम कौशम्ब्याः, कौशाम्ब्याः इसका विच्छेद है जिसमें गति तत्पुरुष समास होता है, ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में कारकों की संख्या, तो कर्ता कर्मच करणंच संप्रदानथैव च अपादानादिकरणम इत्येव कारकानि षट्, 6 मिलते हैं। अगला है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति कर्ता में होगी। और क्रिया कैसी होगी, तो वह जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म के अनुसार होगी, भाववाच्य अकर्मक होता है। तो इस तरह से इसका वर्णन है। अगला है किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, परंतु हेतु मात्रे नहीं है, तो सी सही उत्तर इसका होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो रजकम वस्त्रम दधाति, यह इसका सही उत्तर है, बी। अगला है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक सूत्र है, तो चतुर्थी विभक्ति करता है रोचक होने के अर्थ में या प्रिय होने के अर्थ में, जैसे कि हरये रोचते भक्ति, चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। अगला है यतश्च निर्धारणम, किन विभक्तियों का विधायक है, तो यतश्च निर्धारणम षष्ठी और सप्तमी, इनका विधायक सूत्र है, सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है कौन सा रूप क्षत्रिय प्रत्यय का की दृष्टि से अशुद्ध है, तो कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत, यह सभी बनते हैं, परंतु कुर्वंती डुक्रिय करने धातु से झी प्रत्यय करके लट लकार में सिद्ध होता है, तो सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो है क्तावतु प्रत्यय नहीं लगता है, जैसे कि सह गतवान, परंतु सह तेन गतः, तो वहाँ पर क्ता प्रत्यय है, तो यह सभी कर्मवाच्य में हो सकते हैं, परंतु क्तावतु प्रत्यय जो है वह किस में होगा, केवल और केवल कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होगा। 3 वाच्य हैं, कर्तृकर्म और भाववाच्य। अगला है, तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।